स्टूडेंट्स, आज बेटा हम कवर करते हैं चैप्टर एटम। क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर हमारा एटम है और उसका जो कंटेंट है, आज की जो हेडिंग है बेटा, वो है हमारा एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब कि हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट के लिए रेडियस क्या होगी, उसका हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन, उसका पढ़ेंगे फॉर्मूला और कैसे उसे प्रूव किया गया, सारा यहाँ पर प्रिंसिपल थ्योरी। चलिए करते हैं स्टार्ट बेटा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बेटा मैंने मान लिया कि हमारे पास ये एक हाइड्रोजन एटम का एक ऑर्बिट है बेटा। ये मैंने मान लिया हमारे पास एक ऑर्बिट है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, अगर ये ऑर्बिट है और यहाँ पर कहीं पर भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, ये बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ई माइनस, मतलब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और हमने इलेक्ट्रॉन को ज्वाइन कर दिया सेंटर पे, न्यूक्लियस है। अगर बेटा ये न्यूक्लियस होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये न्यूक्लियस होगा तो मान लिया हमने सेंटर को ओ मान लिया, तो ये अगर ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, प्लस का, और कितना, Ze। याद रखिएगा किसी भी एटम, ये हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास है हाइड्रोजन एटम, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो उसके एटॉमिक नंबर का स्मॉल ई से, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज निकल आएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया पॉइंट ऊपर, यहाँ लिखा है प्लस Ze। जेड यहाँ पर क्या बेटा, जेड यहाँ पर है एटॉमिक नंबर। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसके लिए कितना होगा, 1 फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है, 1। अगर हमने आपसे बोला कि बेटा मेरे पास एक सोडियम Na सोडियम है हमारे पास और इसके न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 11E। क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, प्लस Ze। जेड मतलब बेटा क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो 11 और E का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा Ze के अकॉर्डिंग 11E। 11E इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सोडियम एटम, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मैंने मान लिया कि हाइड्रोजन एटम है और इसके सेंटर O पे न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये एक हमारे पास ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑर्बिट है और उसकी रेडियस हमने मान ली r है। तो इस r रेडियस पर एक इलेक्ट्रॉन लगातार यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, लगातार यहाँ पर मोशन में है, ठीक है ना। हमने बेटा यहाँ पर इसकी दिखा दी वेलोसिटी, कैसे, एक यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा टेंजेंट, ऐसे ड्रॉ किया टेंजेंट यहाँ पर ऐसे करके, और ये टेंजेंट लाइन इंडिकेट कर रहा है किसको, वेलोसिटी को। इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को यहाँ पर एक टेंजेंट इंडिकेट कर रहा है, v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे इस सारे सिंबल्स को अगर यहाँ पर दिखाते हैं हम लोग, लेट स्मॉल v बी द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड the nucleus having radius small r, ठीक है। यहाँ पर बेटा चलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर ऑफ सर्कुलर पाथ। बेटा यार पॉज करो, कोई आया है, ठीक है बेटा। यहाँ पर ना, तो सर्कुलर पाथ के अगर यहाँ पर रेडियस है और v यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है, तो आपने बेटा ये पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उस बॉडी पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी बेटा वैल्यू होती है mv²/r। mv²/r क्या होता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स काम करेगा, सिंस सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, और जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो बेटा किसके होगा, इक्वल। देखिए सेंट्रीपिटल क्या है, फोर्स है ना, तो अगर ये हमारा फोर्स होगा तो फोर्स कहीं ना कहीं से मिलता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, ये दोनों, रुकना है एक मिनट। जैसे मान लिया यहाँ पर कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, वो दोनों चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, जो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है उस अट्रैक्शन फोर्स से मिल रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपने फिजिक्स में लेसन फर्स्ट
इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था आपने कि अगर यहाँ पर Q1 यहाँ पर Q2 है तो दोनों चार्जेस के बीच में यहाँ पर क्या होगा बेटा, फोर्स अप्लाई होगा, अट्रैक्शन फोर्स। वो फोर्स इसको गोल घूमने के लिए, सर्कुलर मोशन घूमने के लिए फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब बेटा जरा इसको हम जरा न्यूमेरिक फॉर्म में लाते हैं, सिंबल फॉर्म में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mv² अपॉन r इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। तो बेटा यहाँ पर मान लिया Q1 कितना मान लिया हमने, Q1 ये है और Q2 यहाँ पर क्या है, E है। देखिए आमतौर पे यहाँ पर माइनस होता है चार्ज में, बट यहाँ पर कूलम्ब्स फोर्स में हम लोग सिर्फ बड़ा बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, माइनस प्लस से मतलब नहीं है। अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा, r²। ठीक है बेटा, यहाँ पे r एक बार, यहाँ पे r दो बार, एक बार r कैंसिल कर देगा, यहाँ पे एक r कम बचेगा। तो यहाँ पे कितना पूरा आ गया, mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ZE² ऊपर इंटू कर दिया अपॉन में r। इसे बेटा मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है ना। नाउ बेटा हमने यहाँ पर ये पढ़ा था, बेटा यहाँ तक पूरा हो गया ना। अब देखिए बेटा इसके बाद से ये बेटा जो भी बेटा पढ़ा है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के रेडियस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोर्स थ्योरी काम आती है। बोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो बोर्स के पॉस्टुलेट्स में, बोर्स के अजम्पशंस में आपने पढ़ा था, मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको मैंने, 3 अजम्पशंस में से एक उसमें से था अजम्पशन हमारा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमने में पॉसिबिलिटी होगी उनकी, वही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड गोल घूम पाएंगे जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो mvr की वैल्यू NH/2π के इक्वल होगी, वही इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन लगातार कंटिन्यूअस यहाँ पर गोल घूम रहा है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr की वैल्यू यहाँ पर NH/2π के इक्वल होगी, तभी ये रिवॉल्व कर रहा है, वरना ये रिवॉल्व ना कर पाता। तो बेटा यहाँ पर ये लगा देंगे कॉन्सेप्ट, हम यहाँ पे लिख देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्स अजम्पशंस, बोर अजम्पशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बेटा यहाँ पे आ जाएगा mvr इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है बेटा, इसको बेटा मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर इसको इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बेटा से नोट कर लीजिएगा, अब देखिए बेटा यहाँ पे जरा इसको बेटा मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को हम स्क्वायर कर रहे हैं। अब यहाँ पर करेंगे नाउ ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकेंड वी गेट। बेटा इक्वेशन सेकंड को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर दोनों तरफ करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा m² v² r² इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर सब में लग जाएगा तो यहाँ पे आएगा n² फिर h² अपॉन 2 का स्क्वायर 4π², तो यहाँ पे आ गया 4π²। इसी बेटा मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, और इस थर्ड इक्वेशन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम डिवाइड करेंगे। इस थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट से हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कैसे करेंगे, LHS को LHS से और RHS को RHS से। ठीक है, डिवाइड करते चलिए देखिए ऐसे। नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो बेटा यहाँ पर देखिए, अगर बेटा यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए LHS को देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे फर्स्ट के LHS से, तो यहाँ पर बेटा क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है हमारे पास m² v² r² अपॉन
और यहाँ बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके आर्चेस को डिवाइड करेंगे इसके आर्चेस से, तो यहाँ पे क्या लिखा हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, डिवाइड कर दिया हमने इसके आर्चेस से, तो यहाँ पर लिखा बेटा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, बेटा यहाँ पे हम 2 बार, यहाँ पे हम 1 बार है, कैंसिल हो जाएगा, एक एम ऊपर बचेगा, वी स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट, बेटा हमारे पास बचेगा एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है बेटा हमारे पास, इसको पूरा कॉपी कर देंगे ऐसे ही, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए डिवाइड है, यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई, नंबर उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, बेटा ये पूरा पार्ट हमारा ऊपर आ गया और ये पार्ट नीचे आ गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ पर 1 पाई बच जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पे आर कितनी बार, 2 बार, यहाँ पे आर 1 बार है, तो यहाँ पर आर से 1 आर कैंसिल, बेटा यहाँ पे क्या बचा हमारे पास एम आर इज इक्वल टू, ठीक है बेटा यहाँ पर बचा हमारे पास एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बस यहाँ पर बेटा 1 पाई यहाँ पर बच गया है, ठीक है। और बेटा यहाँ पे कितना हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ पर हमारे पास आ गया जेड पाई ई स्क्वायर। अब देखो बेटा इसके बाद से, बेटा इसके बाद से हम बेटा यहाँ पे m को ट्रांसपोज कर देंगे, तो m यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम जेड पाई ई स्क्वायर। बेटा ये हमारा फॉर्मूला आ गया रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑर्बिट, मतलब हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट के लिए रेडियस, ठीक है ना। अब बेटा इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, कैसे बेटा इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे चाहे तो आर एन लास्ट में, आर एन का मतलब क्या, हटा दीजिए, हटाइए कोई बात नहीं। सपोज अगर आपको मान लीजिए बेटा यहाँ पे पहले ऑर्बिट की यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं रेडियस, मान लीजिए, तो यहाँ पर बेटा हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, तो बेटा पहले ऑर्बिट के लिए आपको यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देनी है 1, n की अगर वैल्यू पुट करेंगे 1 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या r1 का मतलब पहले रेडियस के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा हमारे पास n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम जेड ई स्क्वायर और पाई, आगे पीछे लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा यहाँ पे हमसे कहा जाए, मान लीजिए सपोज यहाँ पे कहा जाए हमसे क्या, सेकंड एग्जांपल दिखा रखा लिया आपको, तो इसका मतलब सेकंड का मतलब यहाँ पे n कितना होगा 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास इंटू 4 और यहाँ पर कर देंगे 2। जो भी यहाँ पर आपको बेटा निकालना है ऑर्बिट, यहाँ पर n की वैल्यू को आपको पुट करते जाना है, ठीक। ये तो बड़ा मात्र एग्जाम्पल था, ठीक है हमारा, ये बेटा पूरा आपका यहाँ पर ड्राइव हो गया, ठीक। अब अगर इसमें आपको एक चीज़ दिखाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसको बेटा हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 4 मान लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 बेटा 4 में ध्यान दीजिएगा, फॉर एनी एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट की बात आपसे कर रहे हैं, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर h क्या होगा, h क्वामा एप्सिलॉन नॉट क्वामा m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वामा एटॉमिक नंबर z क्वामा पाई एंड e आर ऑल कांस्टेंट। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में ये बड़ा सारी वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट होती हैं, आपको पता है। एच भी यहाँ पर क्या बेटा प्लांक कांस्टेंट है, मास हमेशा क्या होता है कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर एटम का चेंज होता नहीं है, पाई भी कांस्टेंट, ई की वैल्यू भी 1.6 10⁻19 इज ऑल्सो कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 4, देखिए मैं 2 बार यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, चलिए इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ यहाँ पर। तो 4 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अगर ये पूरा कांस्टेंट है, देखिए मैं थोड़ा सा उसको सर्कल बना रहा हूँ, पूरा यहाँ पे एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सब कुछ यहाँ पर, एन स्क्वायर के अलावा सब कुछ यहाँ पर कांस्टेंट है, तो अगर हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। बेटा यहाँ पर ये लग गया हमारा
फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यहाँ पर मतलब जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लगता है कांस्टेंट, वैसे ही फॉर्मूले से अगर सारे कांस्टेंट को हटा लेंगे तो बेटा वहाँ पे क्या लग जाएगा प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। और बेटा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूले को हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे। इसमें बेटा ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आपको आपके बुक्स में, आपको आपके क्वेश्चन बैंक में, प्रैक्टिस सेट्स में आपको देखने को बेटा मिल जाएंगे। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ऊपर R1 है तो यहाँ भी 1 होगा, अगर नीचे R2 है तो N में क्या आएगा 2 आएगा और इसके आगे फॉर्म में आएगा। इसके क्वेश्चन बेटा अभी आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो बेटा आज हमने हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट के रेडियस को बेटा निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। इसका यहाँ पर प्रॉपर लैंग्वेज के साथ, प्रॉपर नोट्स के साथ बेटा यहाँ पर डेरिवेशन है, इसको बेटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर बेटा आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। फोटो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, या फिर रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम के मॉडल को डिफाइन करने के लिए रदरफोर्ड ने और भी साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको बेटा हम बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यहाँ पर क्या किया था पहले ध्यान से समझिएगा, फिर आपको हम डायग्राम में दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले एक गोल्ड का थिन फॉइल लिया गया था। जैसे गोल्ड फॉइल का मतलब क्या होता है कि गोल्ड यानी कि सोना, गोल्ड के सबसे पतले फॉइल की थिकनेस अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। इसका मतलब कि आप उसे बहुत हद तक पतला कर सकते हैं। आप एक बार सोचिए, आप 10⁻⁻⁶ कितना पतला होगा, 10⁻⁻⁶ मीटर, इतना पतला आप गोल्ड को कर सकते हैं। इसके अलावा और जो दूसरे मैटर हैं वो इतने पतले नहीं हो पाएंगे, जिससे कि हम उसके और डीप तक, उसके अंदर तक हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड के फॉइल को चुना पहली बात, वरना यहाँ पर आपके कॉपर एक्सपेरिमेंट भी होना पॉसिबल था। ठीक है ना, चांदी, हीरा, कुछ और भी लेते हैं मतलब यहाँ पर मेटल, लेकिन यहाँ पर बेटा सिर्फ और सिर्फ गोल्ड लिया गया था। गोल्ड का मतलब क्या था कि इसकी थिकनेस अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻⁶ मीटर होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गोल्ड लिया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें हमें कम से कम 3 से 4 एपरेटस यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैंने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल का एक एटम है, ये हमने मान लिया एक हमारे पास एटम है, ठीक है, गोल्ड फॉइल का ये मान लिया हमने। ठीक, ये मान लिया हमने एटम है गोल्ड का, ध्यान दीजिएगा। और हमने यहाँ पर लगा दिया स्क्रीन, ये स्क्रीन है किसकी, ZnS। बेटा इसका मतलब होता है जिंक सल्फाइड की यहाँ पर स्क्रीन है। इसकी बेटा क्वालिटी क्या होती है, इसकी क्वालिटी यह है कि अगर इस पर कोई भी जिंक सल्फाइड पर कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, तुरंत ये क्या करेगा, तुरंत ये एक शाइनिंग लाइट यहाँ पर देगा, तुरंत फ्लोरेसिंग कर देगा, तुरंत उस जगह पर चमक प्रोड्यूस हो जाएगी, शाइनिंग हो जाएगा। तो ये जो होता है पर्दा, जिंक सल्फाइड का जो होता है स्क्रीन पर्दा होता है, ये आपको सिर्फ ये जानकारी देगा कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए आके कोलाइड कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, फिर बेटा यहाँ कहीं लगा दीजिए, आप यहाँ पर लगा दीजिए, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं डिटेक्टर। ठीक है, यहाँ पर बेटा इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, ये बेटा पता लगाता है, ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि कितने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उनकी काउंटिंग क्या है। इसको बेटा हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर के तौर पे यूज करते हैं, मतलब जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे, टक्कर करेंगे, उनके नंबर्स को ये क्या करेगा, काउंट कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। इसका नाम क्या है, डिटेक्टर। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक हमारे पास क्या है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पूरा, ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, हमारा एटम है गोल्ड का। ठीक, अब इस पर हमने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हमने यहाँ पर फॉल किया, इंसिडेंट किया, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ सबको दिखा रहा हूँ।
बेटा देखिए यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए मैंने मान लिया रे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बेटा मान लिया हमारे पास, और यहाँ पर हमने कहीं मान लिया कि यहाँ पर कहीं हमारे पास एक यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक। और कुछ को हम दिखाते हैं यहाँ पर रिट्रेस दिखाते हैं, मान लीजिए ऐसे लाइट गई और यहाँ पर ऐसे आ गई, ठीक। कुछ यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बेटा ये हमारे पास गोल्ड का एटम था, हमने यहाँ पर एक अल्फा रेज को हमने यहाँ पर स्कैटर किया, ठीक है, अल्फा रेज को हमने यहाँ पर स्कैटर किया, फॉल किया, ठीक है, बहुत स्पीड से, फास्ट मूविंग, मैं पर लिख भी दे रहा हूँ फास्ट मूविंग। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या देखा, रदरफोर्ड ने देखा कि हमारे पास जो गोल्ड का एटम था तो उसमें कुछ रेज ऐसे हैं जैसे कि रे नंबर 1, रे नंबर 3, 1 हो गया, 3 हो गया, और रे नंबर 7, रे नंबर 8, कुछ यहाँ पर ऐसे अल्फा पार्टिकल थे बेटा जो इस न्यूक्लियस के आर पार चले गए थे, इसको पार करते हुए आर पार जाके, और जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर इन्होंने अपना इंडिकेशन दिया कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ठीक। पहला तो यहाँ पर ये हुआ बेटा। दूसरा क्या हुआ, दूसरा देखिए ध्यान से, रे नंबर 2 देखिए आप, रे नंबर 2 यहाँ पर ये रे नंबर 2 ऐसे आकर यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ पर बैंड हो गया। अब अगर हम बात करें इसकी एंगल की बात करते हैं बेटा, तो ये हमारा कौन सा एंगल है, ये हमारा एंगल है F2 एंगल है, यानी कि मोर देन 90, यानी कि कुछ यहाँ पर ऐसे भी थे, देखिए यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो कुछ इन्होंने ऐसे अल्फा पार्टिकल देखे जो एटम की तरफ जा रहे थे, और जैसे उन्होंने एटम में एंटर किया, गोल्ड के फॉइल में एंटर किया, वे 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर डेविएट हो गए, मुड़ गए, बैंड हो गए, ठीक। आपको हम दिखाते हैं कुछ यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से, रे नंबर 6 देखिए, रे नंबर 6, रे नंबर 6 देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये 6 है। अब देखिए जो हमारा रे नंबर 6 है बेटा, वो हमारा, या रे नंबर 4 देखिए, वो भी हमारा एक्यूट एंगल पर है, यानी कि कुछ यहाँ पर ऐसे भी अल्फा पार्टिकल दिखाई पड़े जो उस गोल्ड फॉइल के एटम के पास गए तो, पर वो इस बार ऑब्ट्यूस एंगल पे रिफ्लेक्ट ना होकर एक्यूट एंगल पर हो गए, यानी कि ये हमारा हो गया लेस देन 90, इसको बेटा बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल, ठीक है। इतना हो गया बेटा, ठीक। अब एक बात समझिए, फिर उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल थे जो बिल्कुल गए, और जैसे वो गोल्ड फॉइल के एटम के बीचों बीच पार्ट पर गए, ये देखिए यहाँ पर, वापस उसी रास्ते से ये लोग उसी में लौट गए, मतलब ऐसे गए, रे नंबर 5 देखिए आप, और वापस उसी में बैक लौट गए। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपने ही रास्ते को रिट्रेस कर दिया, ऐसे गए और वापस लौट गए। तो ये 3 तरह के आपको टॉपिक यहाँ पर बहुत ध्यान से बोलना है। पहला बेटा यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको कि कुछ यहाँ पर अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो आर पार चले गए, किसके, एटम के आर पार चले गए। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो एटम में एंटर तो हुए, और एंटर करने के बाद एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 या लेस देन 90 एंगल पर वो लोग रिफ्लेक्ट हो गए बेटा, ठीक है। और जो तीसरा आपको बताया मैंने कि कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल थे जो बिल्कुल जिस रास्ते से गए थे न्यूक्लियस के पास, उसी रास्ते से न्यूक्लियस से वापस लौट आए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। इसको बेटा अपनी प्रॉपरली लैंग्वेज में नोट कर लीजिएगा। फिलहाल इसके नोट्स आपको हम इसके डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में अपलोड कर देंगे, ठीक। अब इतना तो हो गया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखिए ध्यान से, इसका ये तो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इससे हमारा क्या क्या आया, ऑब्जर्वेशंस, वो देखिए ध्यान से। यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशंस बहुत ही लेंथी है, पर आपको बिल्कुल शॉर्ट में बोर्ड एग्जाम के लिए और अपने लिए समझना है। उन्होंने रदरफोर्ड ने कितनी बातें यहाँ से ऑब्जर्व की थी। पहली बात बेटा इन्होंने बोला था, मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इन्होंने बोला था पहला कि एटम्स का लगभग आधा पार्ट इसका कैसा होता है, एम्प्टी होता है। एम्प्टी मतलब खाली होता है। एटम के अंदर बहुत खाली स्थान होते हैं, बहुत ना फिलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें फिल इन द ब्लैंक होता है, स्पेस होता है। क्यों? क्योंकि अगर स्पेस ना होता, अगर एटम पूरा सॉलिड होता, पूरा सॉलिड, तो जब अल्फा आ रहा था ना, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ रहे थे, तो वो एटम के आर पर ना जा पाते। रे नंबर 1, रे नंबर 3, रे नंबर 7, रे नंबर 8, ये ऐसे बेटा अल्फा पार्टिकल हैं जो एटम के अंदर गए और आर पार चले गए। आप एक बात सोचिए, अगर कोई पार्टिकल आ रहा है और बिल्कुल बीच में
कोई स्पेस नहीं, कोई जगह नहीं है, तो क्या वो पार्टिकल आगे जा पाएगा? पॉसिबल ही नहीं बेटा। तो कहने का मतलब क्या कि पहला कि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस पाया जाता है, पहला। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर क्या था बेटा? दूसरा उन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल थे, जैसे कि रे नंबर 2, रे नंबर 6, रे नंबर 4, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो एक्यूट या एब्स्ट्यूस एंगल पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ध्यान से, अल्फा के बारे में आपको बताते हैं पहली बात। ठीक, अल्फा के बारे में, अल्फा जो रे होता है या अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है? हाईली पॉजिटिव पार्टिकल। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अल्फा को हम लोग प्रोटॉन पार्टिकल भी कहते हैं, यानी कि अल्फा पर चार्ज कैसा होता है? +2e, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का इस पर चार्ज होता है अल्फा पर। ठीक है ना। तो अगर ये प्लस का है और एटम के अंदर गया और रिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एटम के अंदर भी ऐसा कोई प्लस का होगा जिसने इसको रिफ्लेक्ट किया होगा। क्योंकि देखिए, पॉजिटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है नेगेटिव, और पॉजिटिव पार्टिकल अगर जा रहा है, जैसे कि अल्फा जा रहा है और न्यूक्लियस ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जरूर कोई ना कोई यहाँ पर सेम ऐसा ही कोई ना कोई पॉजिटिव एरिया, पॉजिटिव पार्टिकल वहाँ पर पहले से बीचों बीच होंगे जिन्होंने अल्फा को डिस्टर्ब करके रिफ्लेक्ट कर दिया। अगर वो ना होते तो पॉजिटिव पार्टिकल को कोई फर्क ना पड़ता। तो मतलब कि जो आर पार गए थे ना बेटा, जो आर पार गए थे उसमें क्या अंतर था? अधिकतर ये काम आपको देखने को मिला सेंटर के आसपास। उस एटम के सेंटर के आसपास अल्फा आया और वो वापस लौट गया 90 डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री से कम ज़्यादा एंगल पर। इसका मतलब कि उसके एटम के बीचों बीच कुछ तो ऐसा पार्ट है, कहीं ना कहीं एटम के अंदर ऐसा पार्ट भी है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की फीलिंग होती है। ठीक है ना। तो दूसरा यहाँ पर बताया गया हमें कि इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव एरिया है यहाँ पर, किसमें? एटम के अंदर, जो कि हमारे पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा बेटा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था कि कुछ यहाँ पर ऐसे भी अल्फा पार्टिकल थे जो बीचों बीच गए और रिट्रेस हो गए, मतलब अपने ही रास्ते से बिल्कुल उसी में 180 एंगल, मान लिया हमने यहाँ पर ये एंगल कितना है? पूरा 180। जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वो लोग वापस लौट गए। इसका बेटा मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि और ऐसा देखने को कहाँ मिला? जैसे वो अल्फा पार्टिकल एटम के सेंटर पर गए थे, बीचों बीच सेंटर पर गए थे, तो जिस रास्ते से वो गए उसी रास्ते से वो वापस लौट गए। इसका मतलब कि जो पॉजिटिव पार्ट है, जो पॉजिटिव एरिया है वो सेंटर पे है। क्यों सेंटर पर? क्यों? क्योंकि अगर सेंटर पे ना होता तो जो रिट्रेस वाला काम हुआ है, जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस लौट गए, तो ये रिट्रेस वाला काम सेंटर पे हुआ। मतलब किसी ने बहुत ही ज़्यादा हाईली पावर से, बहुत हाई पावर से उसको वापस बाउंस बैक कर दिया है। तो यानी कि सेंटर पर ऐसा ज़रूर कोई पॉजिटिव एरिया है जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट है और जो अल्फा को 180 डिग्री पर रिट्रेस कर रहा है। तो बेटा उसको यहाँ पर मान लिया गया था न्यूक्लियस, इसको बेटा पर मान लिया गया था न्यूक्लियस। तो ये बेटा हमारे थे ऑब्जर्वेशंस थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ बेटा इनके ड्रॉबैक्स भी थे। ठीक, उसके अलावा हमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि चलिए दोनों अगर हो गए हमारे एक्सपेरिमेंट और यहाँ पर हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर ये पढ़ना है कि कोई भी अल्फा पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस के कितने पास तक जा सकता है, इसको बोलते हैं क्लोजेट अप्रोच। ठीक है ना। और यहाँ से उन्होंने गैस किया था कि एटम की रेडियस क्या हो सकती है, न्यूक्लियस की रेडियस क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ तक कॉपी करिए, आपको बताते हैं इसके वास्ते इसकी प्रूविंग। अब देखो बेटा यहाँ पर हम लोग को ये पढ़ना है कि जब अल्फा पार्टिकल एटम के पास जा रहा था तो एटम के अंदर न्यूक्लियस के कितने पास तक जा सकता है। बिल्कुल वो न्यूक्लियस से तो बिल्कुल मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव, तो बिल्कुल टच तो नहीं हो पाएगा, पर टच होने से कुछ हद तक पास तक वो जा सकता है। आपको डायग्राम ध्यान देना है। मैंने मान लिया बेटा हमारे पास एटम है, ये हमारे पास एटम है। ठीक है, और मैंने मान लिया यहाँ पर न्यूक्लियस है, प्लस प्लस। ठीक है बेटा, ये एटम और ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। और हमने यहाँ पर आपको मैं भी एक अल्फा पार्टिकल दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल बहुत तेज़ी से काइनेटिक एनर्जी दिया गया और यहाँ तक गया, यहाँ तक खाली जा पाया वो, सिर्फ यहाँ तक। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा पूरा क्या है? न्यूक्लियस। ये पूरा पार्ट हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ तक वो जा पाया। तो यहाँ पर अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ पर है
अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ पर है, ठीक है ना, और ये फास्ट मूविंग है, ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल यहाँ पर हमारे पास है, ऐसे जा रहा है। तो मैंने मान लिया कि ये जो पहुँचा है ना, मान लीजिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से मान लिया वो यहाँ तक आ पाया है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप जूम करके देख लीजिएगा स्क्रीन पर। तो ये न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर और जहाँ तक वो वापस आया है, वापस यहाँ पे फिर बाउंस बैक हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली मैंने, r0। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो इसको आप जूम करिएगा। न्यूक्लियस से और जिस पॉइंट मान लिया ये O से चला और A पर आया, तो और इसका सेंटर मान लिया मैंने C है, मान लिया सेंटर यहाँ पर क्या है, C है, तो यहाँ पर A हो जाएगा और यहाँ पर C हो जाएगा, C फॉर सेंटर। तो A और C के जो बीच की गैपिंग वो कितनी है, r0 है, वो बड़ा यहाँ पर कितनी है, r0 है, ठीक है ना। तो हम बड़ा यहाँ पर ये मालूम करें कि ये कितने पास तक पहुँच चुका है, किसके, ये कितने पास तक पहुँच चुका है न्यूक्लियस के। r0 की बेटा वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। अल्फा का चार्ज क्या होता है बेटा, +2e, और न्यूक्लियस की बात करें और चार्ज क्या है इसके पास, +Ze। आपको बताया था मैंने किसी भी एटम के न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होता है, उसके एटॉमिक नंबर यानी कि Z में आप E से मल्टीप्लाई कर दो। और बेटा गोल्ड के लिए क्या होता है, फॉर गोल्ड के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 79। यानी कि अगर हम बात करें गोल्ड के चार्ज की बात करें तो वहाँ पर क्या आएगा, +79e। ये बेटा पूरा हमारा डायग्राम यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब बेटा एक बात सुनिए ध्यान से, जब बेटा यहाँ पर ये बहुत ही मूव करते करते यहाँ तक जाएगा, ये O से A तक जाएगा, तो शुरुआत में अल्फा पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी होगी, तो आपका आंसर होगा सर इसके पास शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी देंगे तो ये बहुत तेज़ी से मूव करेगा। तो ऐसे बोलेंगे यहाँ पर, नाउ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज completely converted into potential energy। बेटा ये क्या है, ये क्या बता रहे हैं आपको भी, क्या है ये लैंडा बहुत ही मेन है। देखिए शुरुआत में ऊपर इसके पास क्या थी बेटा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी मान लिया हमने E थी, क्या थी इसके पास, काइनेटिक एनर्जी E थी। जैसे जैसे एटम के पास जाएगा और न्यूक्लियस के पास जाएगा, तो न्यूक्लियस ऑलरेडी कैसा है, हाईली पॉजिटिव है, ये बहुत पॉजिटिव है, और अल्फा पार्टिकल भी बेटा कैसा है, पॉजिटिव है, और ये भी क्या पॉजिटिव है। तो जैसे इसके पास से जाना स्टार्ट करेगा तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा कि मेरे पास मत आइए, मैं खुद प्लस हूँ, आप भी प्लस है, तो मेरे पास मत आइए, आप रिपल्सन करेगा। और जब इसको रिपल्सन करेगा तब भी बहुत बेटा स्पीड से है, बहुत मूव कर रहा है, बहुत हाईली काइनेटिक एनर्जी से आगे बढ़ रहा है। इस कारण से ये लगभग r0 डिस्टेंस तक पहुंच जाएगा। मतलब अगर इसको हम अलग से आपको डायग्राम दिखाएं बेटा, तो डायग्राम ये होगा कि ये है A, ये है C, ये है r0, ठीक है। A पर आ गया ना ये अल्फा पार्टिकल, यानी यहाँ पर कितना आ गया, +2e आ गया, और C पर क्या +Ze है। इसको बेटा मान लिया मैंने Q1, इसे कितना मान लिया बेटा हमने, Q2। ध्यान दीजिएगा, तो दो यहाँ पर चार्ज है Q1 Q2, और दोनों के बीच की यहाँ पर गैपिंग क्या है, r0 है। तो इस अकॉर्डिंग बेटा अगर हम बात आपसे करें, तो इस अकॉर्डिंग अगर हम बेटा बात करते हैं आपसे, तो यहाँ पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर दो चार्जेस के बीच की अगर यहाँ पर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसकी बेटा वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, U = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R, ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल मूव करते करते O से A पर आ जाएगा, तो A पर यानी यहाँ पर आ गया ये, तो A पर आ जाएगा, तो अभी इसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, और वो A पर आके कन्वर्ट किस में हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पर ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर दिखा देंगे, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो देयरफॉर यहाँ दिखा देंगे क्या, E के इक्वल टू क्या हो जाएगा, U। E के का मतलब काइनेटिक एनर्जी और U का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा E के इक्वल टू, बेटा यहाँ पर U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। तो देखिए यहाँ पर Q1 कितना है, 2E है, Q2 यहाँ पर कितना है, Ze है। लगा देंगे फार्मूला सेम, ये फार्मूला यहाँ पर कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन कितना आ गया, R0, क्योंकि यहाँ पर
क्यू आर नॉट यहाँ पर क्यों आया बेटा, क्योंकि आर की यहाँ पर वैल्यू क्या आर नॉट है, और Q1 का यहाँ पर मतलब कितना है 2E है इंटू, और Q2 का बेटा मतलब यहाँ पर क्या है ZE है इंटू ZE। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे आर नॉट को, तो आर नॉट और EK को इंटरचेंज कर लेंगे, EK को प्लेस कर देंगे आर नॉट की जगह पर, आर नॉट को अला देंगे यहाँ पर ऊपर इन द प्लेस ऑफ EK। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2ZE² अपॉन 4πε0 इंटू EK। बेटा ये पूरा बन गया फॉर्मूला। बट यहाँ पर सारे कॉन्स्टेंट हमें पता हैं, सारे के सारे कॉन्स्टेंट हमें पता हैं। अल्फा की काइनेटिक एनर्जी आपको प्रैक्टिकल में काउंट करके बता दी जाएगी। तो आपको यहाँ पर EK पता है, आपको इस पूरे की वैल्यू कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता है पूरी 9 होती है, Z की बेटा वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, ठीक है ना। तो अगर ये सारी वैल्यू अगर पुट कर दें, देखो यहाँ पर कर दे रहे हैं हम, ठीक है ना। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट सारे बेटा वैल्यू को 1/4πε0 की बेटा वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 9 ठीक है ना। और स्मॉल ई की वैल्यू पता है, जेड की बेटा वैल्यू पता है 79। आपको ई के यहाँ पर दे के आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में, जिसमें भी आपको प्रैक्टिकल में दे के आएगा। सारी वैल्यू को पुट कर लेंगे यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पर जो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा बेटा वो आएगा R0 = अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁴ मीटर। तो ये आ जाता है लगभग अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। आपको ये वैल्यू पुट करके सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, आपको बस ये लिखना है कि सारे क्या है कांस्टेंट हैं, आपको ऐसे करना है। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट दिस, मतलब कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस कितने पास तक पहुंच सकता है, कितना 10⁻⁴। तो बेटा ऐसा गैस किया गया था, देयरफॉर ऐसा गैस किया गया था कि इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस की जो रेडियस है, इसको मान लिया गया लगभग रेडियस। देखिए अगर मैंने मान लिया कि ये मान लिया हमारे पास न्यूक्लियस है और ये कितना R है, और मान लिया कि हमें R है, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ तक मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ तक आ रहा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग दोनों क्या बराबर है ना, दोनों यहाँ पर लगभग क्या बराबर है, -15 और -14। तो ये मान लिया गया था कि जो इसकी जो रेडियस है बेटा वही लगभग R0 है, जो R0 हमने पर फाइंड कर लिया, क्योंकि R0 A पर है। तो A और जो आपको दिखा सर्कल दिखा डॉट वाला, जूम करके देखिएगा, दोनों बेटा डिस्टेंस लगभग बराबर है यहाँ पर। तो R0 को ही मान लिया गया था कि दिस इज द अप्रॉक्सीमेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग देयरफॉर। अच्छा बेटा यहाँ पर जो लिखा है ना, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजेट अप्रोच, बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं क्या R0, मतलब कहाँ तक वो पहुँच सकता है, कितने क्लोज में वो पहुँच सकता है। देयरफॉर द अप्रॉक्सीमेट therefore the approximate radius of nucleus is about 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। और therefore तो इसी के बेटा अकॉर्डिंग निकाला गया, तो एटम का यानी कि जो दिख रहा है बाहर आपको एटम का जो आपका साइज आया था वो आया था 10⁻⁻10। therefore the approximate radius of the size of atom is about 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है बेटा। इतना पूरा यहाँ पर आ गया था। आप कह सकते हैं कि जो एटम की रेडियस है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा है किससे न्यूक्लियस से, ठीक है ना यहाँ पर। तो अगर इसका रेशियो भी निकालेंगे लगभग हमारा वही आ जाएगा, ठीक है, 10⁻10 -11 अप्रॉक्सीमेट। तो ये आपको बेटा पूरा यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाना है। इसको बोलते हैं कि कोई भी अल्फा पार्टिकल कितने पास तक पहुँच सकता है। इसको जल्दी से कॉपी करिए, फिर बेटा आपको बताते हैं हम ड्रॉबैक के बारे में। अब देखिए बेटा, जब हम लोगों ने पूरा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ पूछने को आती है कि क्या रदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक थे। तो आज बेटा यहाँ पर हम उससे भी यहाँ पर क्लियर करते हैं, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। मतलब कि रदरफोर्ड ने जो भी एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन फाइंड किया था उसके कितने कितने ड्रॉबैक्स हैं और कैसे के, मतलब क्यों ड्रॉबैक्स उनके फाइंड हुए। चलिए बेटा एक्सप्लेन करते हैं। पहला बेटा पॉइंट है यहाँ पर, पहला यहाँ पर सवाल खड़ा होता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ध्यान दीजिएगा,
स्टेबिलिटी ऑफ एटम का मतलब क्या है? देखिए रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि कोई भी मतलब कि रदरफोर्ड ने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है और वो लगातार घूमता रहता है, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक की अगर बात करें, अगर क्वांटम फिजिक्स को इसमें मर्ज कर ले, मिला ले, तो उसमें ये बात बताई गई है कि कोई भी अगर एक्सीलरेटेड बॉडी है, मतलब कोई भी अगर बॉडी मूव कर रही है, तो कोई भी अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूविंग जो बॉडी होती है बेटा, तो वो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने अंदर से बाहर निकालती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम रदरफोर्ड के मॉडल की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग लगातार इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा, तो लगातार क्या करेगा? वो लगातार अपने अंदर से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकालेगा। और जब बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बाहर निकालेगा तो एक टाइम ऐसा आया कि इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी क्या होगी? अगर वो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में अपनी एनर्जी बाहर लगातार निकालता जाएगा तो एक टाइम क्या आएगा कि उसके पास एनर्जी बचेगी नहीं, और अगर एनर्जी नहीं बचेगी घूमने के लिए तो क्या करेगा? न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर। तो एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे नहीं, और जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो किस बात का वो एटम? तो बेटा इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एटम की स्टेबिलिटी अगर हम फोर्ड की बात करें तो खत्म हो जाती है। यानी कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम क्या स्टेबल ही नहीं है, इसका मतलब। इस कारण से रदरफोर्ड के मॉडल को क्वेश्चन मार्क बना दिया गया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में, ठीक है। इसके नोट्स आपको हम बता देंगे अपने पीडीएफ फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा पहला हमारा होता है यहाँ पर क्या? स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। बेटा यहाँ पर दूसरा यहाँ पर क्या होता है? लाइन या फिर लीनियर स्पेक्ट्रम एक्सप्लेनेशन। फिर समझिए यहाँ पर ये क्या होता है। रदरफोर्ड ने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गोल गोल माने न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल राउंड करता घूमता है तो वो रिवॉल्यूशन के समय लगातार वो स्पेक्ट्रम को बाहर निकालता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बाहर निकालता है, बताया था आपको हमने। लेकिन अगर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के अराउंड अगर हर एक पॉसिबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, अगर हम सिंपल सी भाषा में बोले तो फोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो अगर कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो आप सोचिए कि हर एक ऑर्बिट के अकॉर्डिंग रेडिएशन बाहर निकलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलेगा, चाहे वो छोटा रेडियस का होगा, बड़ा रेडियस का, न्यूक्लियस के बहुत पास, न्यूक्लियस के बहुत दूर, न्यूक्लियस का थोड़ा सा दूर। तो अगर हर एक टाइप के अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कोई फिक्स नहीं है ऑर्बिट, कहीं पर घूमेगा गोल गोल, तो इसका मतलब कि जो स्पेक्ट्रम पैटर्न, जो कलर आपका बन रहा है, स्पेक्ट्रम पैटर्न बन रहा है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, एनर्जी का, तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार उसमें हर टाइप के स्पेक्ट्रम दिखने चाहिए थे एटम के अंदर। बट बेटा एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग दिखा क्या? लीनियर, सिंगल वहाँ पर में दिखाई पड़ा स्पेक्ट्रम। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी सर्कुलर पाथ में नहीं घूम सकते, हर एक सर्कुलर पाथ में नहीं घूम सकते, उनके किसी भी ऑर्बिट में घूमने की कुछ कंडीशंस होती है, जिसे कि आपने पढ़ रखा है बोर्स मॉडल में। यानी कि रदरफोर्ड ने ये बात अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की थी कि न्यूक्लियस के अराउंड किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, इस बात को उन्होंने रेफर नहीं किया था। इस कमी को दूर किया था बोर ने, इसीलिए बेटा उनके मॉडल को ज़्यादा अच्छा माना गया था, उनके मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। यानी कि रदरफोर्ड में आपका आता है प्रॉब्लम क्या? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम उनके अकॉर्डिंग था, बट वास्तव में क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम, लीनियर स्पेक्ट्रम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल एक ही ऑर्बिट में घूम सकता है। कब घूमेगा? जब उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr की वैल्यू NH/2π के इक्वल होगी, तभी वो उस ऑर्बिट में घूम सकता है। ऐसे नहीं कि वो किसी भी न्यूक्लियस के किसी भी ऑर्बिट में आके रिवॉल्व कर ले। तो यहाँ पे आपका बेटा दूसरा आता है यहाँ पर ड्रॉबैक, लीनियर स्पेक्ट्रम एक्सप्लेनेशन। इसके भी नोट्स आपको हम दे देंगे। तो बेटा ये पूरा कंप्लीट आपको आज रदरफोर्ड एटम मॉडल आपको कवर कर रहा है, इसको बेटा अच्छे से कवर कर लीजिए और आपको बेटा आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।
अब देखिए बेटा, चैप्टर एटम से हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले ध्यान से समझिएगा आप। किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप कम से कम इतना पोटेंशियल दीजिए कि उस इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को इतना कम से कम मिनिमम पोटेंशियल दीजिए जिससे वो क्या हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए, मतलब मूव कर जाए, और इतना ज़्यादा हो जाए एक्सेलरेट कि आपका जो एटम है जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिखा देंगे द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर द मिनिमम, अभी रुकिए इसको ऐसे लिखिए, द मिनिमम पोटेंशियल, द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन which can ionize the atom known as ionization energy। या फिर पोटेंशियल। मतलब किसी भी एटम को अगर आयनाइज करना है तो आप उस एटम के इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा पोटेंशियल दीजिए धीरे धीरे करके, मतलब मिनिमम फॉर्म में कम से कम इतना दीजिए कि वो एक्सेलरेट होकर एटम को आयनाइज कर दे। तो बेटा उसको यहाँ पर हम बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। ये अलग से आपको डिफाइन करने को आता है, सिंगल मार्क्स में आता, आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमारा आता टॉपिक फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है। ये बेटा क्वेश्चन आपका हाल ही में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। ये होता क्या है, देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से वापस लौटता है, कहाँ पे, अपने ग्राउंड लेवल पे आता है, यानी अपने इनिशियल एनर्जी लेवल पे आता है, तो जो भी वो एनर्जी बाहर रिलीज करता है बेटा, उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। मतलब when an electron drops down from the first excited state to the ground level, then the energy released by this electron is known as first excitation potential या फिर first excitation potential energy। बात एक ही है बेटा, ठीक है। यहाँ पर चलिए, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ होता क्या है। मैं लिख रहा हूँ when the electron या when an electron drops down from first excited state to the ground level या ground state, the energy released by this electron known as first excitation potential। डन, ठीक है ना बेटा। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत बेसिक से डिफाइंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। एक और बात, अगर आपसे मान लिया आपको पूछा जाए कि हाइड्रोजन एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, आपको मालूम होना चाहिए +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे बेटा यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉपी करिए जल्दी से।